कल वाला टॉपिक था वो था सिटीजनशिप। सिटीजनशिप तुमने पढ़ा था आर्टिकल नंबर 5 से आर्टिकल नंबर 11 तक। सिटीजन ऑफ इंडिया, इसमें सारे लॉज लिखे थे 5 से लेके 10 तक, ठीक है जी। और आर्टिकल नंबर 11 में लिखा था कि क्या होगा जब मतलब आफ्टर 1950 कौन लेगा सिटीजनशिप का डिसीजन? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके बाद तुमने पढ़ा था सिटीजनशिप एक्वायर करने के क्या क्या तरीके हैं, है ना, कि बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन और बाय इनकॉपरेटिंग विद टेरिटरी या फिर एनी अदर फॉरेन टेरिटरी, ये पढ़ा था। अब सिर्फ इतना पढ़ना है कि तुम्हें सिटीजनशिप अगर जाएगी किसी इंसान की, वो जो इंडियन सिटीजन है, अब कौन कौन सी कंडीशन है कि वो इंडियन सिटीजनशिप खो देगा अपनी, लॉस ऑफ सिटीजनशिप कैसे होगा। तो सिटीजनशिप लूज करने के भी 3 तरीके तो नहीं कह सकता, लेकिन 3 वेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बना रखे हैं। कौन कौन से? पहला है तुम्हारे पास बाय रिनाउंसिएशन। रिनाउंसिएशन का मतलब है तुम्हारे पास एक्चुअल में यहां पे तुम किसी चीज को रिनाउंस कर दो। रिनाउंस का मतलब है खुद ही त्याग दो, गिव अप कर दो। जैसे सन्यासी जो होते हैं उनको रिनाउंसर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो संसार को खुद त्यागते हैं। गिरे वो कपड़ा पहन लिए, पहुंच गए हरिद्वार, दैट इज कॉल्ड रिनाउंसिएशन। तुमने खुद ही सिटीजनशिप त्याग दी, ठीक, पहला तरीका। दूसरा है बाय टर्मिनेशन। बाय टर्मिनेशन, अब टर्मिनेशन का मतलब तुम्हें बताओ। टर्मिनेटर पिक्चर देखी हो किसने? खत्म करने वाला, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नंबर जो होते हैं जो एक टाइम पे खत्म हो जाता है। टर्मिनेशन का मतलब है जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारे आर्टिकल नंबर 5 to 11 में लिखा है कि अगर आप किसी और कंट्री की सिटीजनशिप एक्वायर कर लेते हो, सपोज अक्षय कुमार है इसका बेस्ट एग्जांपल, इनको कैनेडियन सिटीजनशिप ऑफर हुई, कनाडा की सिटीजनशिप ऑफर हुई थी, इन्होंने कैनेडियन सिटीजनशिप ले ली। तो जैसे आप किसी और कंट्री की सिटीजनशिप एक्वायर करते हो, ऑन द सेम आपकी इंडियन सिटीजनशिप टर्मिनेट हो जाती है, ठीक है। तो इंडियन सिटीजनशिप क्या हो गई? अब टर्मिनेट, खत्म। अक्षय कुमार इज नो लॉन्गर सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, कोई दिक्कत? तीसरा है बाय डेप्रीवेशन। डेप्रीवेशन का मतलब क्या है? किसी को डेप्रीवेट करना। मतलब क्या है इस चीज का कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस व्यक्ति की, उस पर्सन की सिटीजनशिप अपने आप कैंसिल करेगी। कब? जब उसे देखेगी कि वो कोई फ्रॉड कर रहा है या फिर वो किसी एनिमी कंट्री का साथ दे रहा है, हमारे इंडिया के सीक्रेट्स बाहर की किसी कंट्री को दे रहा है ना। सपोज वो कोई पाकिस्तान का ऐसा एजेंट है ना, तो यहां पे उसकी इंडियन सिटीजनशिप, मान लो किसी एनी हाउ उसने इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर कर ली, तो यहां पे बाय डेप्रीवेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिटीजनशिप कैंसिल कर देगी, ठीक है। ये 3 तरीके हैं सिटीजनशिप को लूज करने के। देखो भाई, नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करते हैं, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स की अगर मैं बात करूं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ ऐसे राइट्स हमको दिए हैं। अगर मैं बात करूं फंडामेंटल राइट्स की, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने हमें कुछ ऐसे राइट्स दिए हुए हैं जो आपके लिए बेसिक राइट्स हैं। मतलब उन राइट्स के बिना एक डेमोक्रेटिक कंट्री के बारे में सोचना इम्पॉसिबल है। ऐसे कौन से राइट्स हैं? उन्हीं राइट्स को हम फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं। जैसे इक्वालिटी, जैसे फ्रीडम, लिबर्टी, ये सारे के सारे अधिकार जो है ना, ये किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में होने चाहिए। जैसे तुम्हारे पास इक्वालिटी होनी बहुत ज़रूरी है। अगर मैं बोल रहा हूँ बीइंग अ कंट्री, अगर आप बात कर रहे हो कि कंट्री डेमोक्रेटिक है और उस कंट्री में अगर मेन और वुमेन दोनों को इक्वल ट्रीट ना किया जाए तो काहे की डेमोक्रेसी? मेंस को सारे राइट दिए गए, वुमेन्स को नहीं दिए गए, तो ये क्वेश्चन मार्क लग जाता ना।
तो कुछ ऐसे राइट्स हैं जिनको हम फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं, मतलब इन राइट के साथ तो कॉम्प्रोमाइज किया ही नहीं जा सकता। दे आर बेसिक राइट्स, फंडामेंटल राइट्स। ठीक, अगर मैं बात करूं फंडामेंटल राइट्स की तो हमने लिए कहां से हैं? हमने क्या, सारी दुनिया ने अमेरिका से लिए हैं। यूएस मतलब फर्स्ट कंट्री जिसने बिल ऑफ राइट्स दिया। बिल ऑफ राइट्स के अंदर कुछ बेसिक राइट्स लिखे थे, इनको बाद में आके फंडामेंटल राइट्स बोला गया। ठीक है, अब ये फंडामेंटल राइट्स जो कि बेसिक राइट्स हैं, ये किसी भी इंडिविजुअल जो भी किसी कंट्री का है, उसकी डिग्निटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट राइट्स है, उसकी पर्सनैलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये किसी भी पर्सन को जीने का अधिकार देते हैं, ना कि सिर्फ जीने का अधिकार, बल्कि एक इज्जत से जीने का अधिकार देते हैं। समझ में आई बात? अगर मैं बात करूं फंडामेंटल राइट्स की, तो कुछ फंडामेंटल राइट ऐसे हैं जो हमें अच्छा ये ध्यान रखना, फंडामेंटल राइट जितने भी हैं वो सब नेगेटिव सेंस में लिखे गए हैं। नेगेटिव सेंस का मतलब ये है कि मैं बता रहा हूं कि आप ये नहीं कर सकते। जैसे मेन एंड वुमेन विल बी ट्रीटेड इक्वली, आप उनको अनइक्वली ट्रीट नहीं कर सकते। नो रिस्ट्रिक्शंस, आप ऐसा नहीं कर सकते। तो अलग अलग फंडामेंटल राइट हमें पढ़ने हैं, आर्टिकल नंबर 12 से लेके आर्टिकल नंबर 35 तक ये है। ठीक, कोई दिक्कत? अच्छा, इसमें अलग अलग चीजें आपको मिलेंगी, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट ऑफ रिलीजियस फ्रीडम, अलग अलग चीजें आपको लिखी गई हैं। एक बेसिकली पूरी होलिस्टिक अप्रोच है और सब चीजें कवर करी गई हैं। अच्छा जी, फंडामेंटल राइट्स जो हैं आपके पास, ये जस्टिसेबल राइट्स हैं। क्या है? जस्टिसेबल, मतलब अगर ये राइट्स आपके वायलेट हुए तो आप कोर्ट जा सकते हो, केस कर सकते हो। ठीक है, दे आर, जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं आपको दिए जाते हैं विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। ये नहीं किसी एक व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स है, किसी और के नहीं है वो फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स सबके हैं। आर्टिकल नंबर 12 से लेके 35 ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट नंबर 3 में आता है। ठीक है, आपको अलग अलग राइट्स पढ़ने। उससे पहले मैं बता देता हूँ आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 क्या है, क्योंकि 14 से फंडामेंटल राइट स्टार्ट होते हैं। आर्टिकल 12, ध्यान रखना, आर्टिकल 12 अपने आप में कहानी है। आर्टिकल 12, आर्टिकल 13, और इनको हम अलग से डिस्कस करेंगे। एक बताता है स्टेट क्या है, क्योंकि ये सारे के सारे राइट आपको स्टेट के खिलाफ मिलते हैं, और कुछ राइट ऐसे होते हैं जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ मिलते हैं। स्टेट का मतलब है कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो लेजिस्लेचर हो, कुछ भी हो। ठीक है, कोई भी आपके साथ, स्टेट किसी भी तरह से आपके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। अच्छा, तो इसमें से हमको सबसे पहले पढ़ना है राइट टू इक्वालिटी। सबसे पहले आता है राइट टू इक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब सब इक्वल है। ये आर्टिकल नंबर 14 से आर्टिकल नंबर 18 तक है, 14 से 18। उसके बाद तुम्हारे पास है राइट टू लिबर्टी या राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम, इसके अंदर बातें करी गई हैं फ्रीडम की, लिबर्टी की, कि थॉट, बिलीव, एक्सप्रेस, याद है प्रीएम्बल में भी लिखा था लिबर्टी ऑफ थॉट, बिलीव, एक्सप्रेशन, फेथ एंड वर्शिप, वो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्चुअली। ठीक है जी, और तुम्हारे पास इन सभी राइट्स के अंदर एक स्पेशल चीज मिलेगी कि ये सारे के सारे राइट तुम्हारे पास क्या है? जस्टिसेबल राइट्स। ये बात ध्यान रखना, आर्टिकल नंबर 19 to 22। ठीक, अब तुम्हारे पास अगले हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ये इंपॉर्टेंट राइट्स हैं, ऐसे सारे इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है प्रताड़ना। आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24, आपको किसी भी तरह से कोई भी एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता। मेनली एक्सप्लॉयटेशन होता किसका है? चिल्ड्रंस का, है ना, तो उनके बारे में बातें लिखी गई हैं। वुमेन्स का, उनके बारे में बातें लिखी गई हैं। ठीक है जी, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन।
उसके बाद तुम्हारे पास है राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है जी। आर्टिकल नंबर 25 से लेके तुम्हारे पास 28 तक, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है, इसमें रिलीजियस प्रैक्टिसेस की बातें करी गई हैं कि आप चाहो तो किसी भी धर्म को मान सकते हो, उस धर्म को प्रोफेस कर सकते हो, उस धर्म की जो चीज़ें हैं वो आप अपना सकते हो, प्रोपोगेट भी कर सकते हो उस धर्म को, ठीक है, उस रिलीजन को, वो यहाँ पे लिखा गया है। जैसे तुमने देखा होगा कि सब अपने अपने धर्म की चीज़ें करते हैं। हिंदू हैं वो तिलक लगाते हैं, कलावा बांधते हैं, मुस्लिम कैप लगाते हैं, तो वो क्यों कर पा रहे हैं? बिकॉज फंडामेंटल राइट्स में लिखा गया है फॉर फ्रीडम ऑफ राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है जी। और क्या तुम्हारे पास है कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। कल्चरल एजुकेशन कैसे मिलेगी, उसके राइट्स है तुम्हारे पास आर्टिकल 29, 30, ठीक है जी। और क्या है, एक राइट होता था पहले, राइट ऑफ प्रॉपर्टी, आर्टिकल नंबर 31, इसकी भी अपनी एक कहानी है, इसे भी अलग से पढ़ेंगे, राइट टू प्रॉपर्टी। बाद में इस आर्टिकल को यहां से हटा दिया गया, जब लैंड रिफॉर्म्स करने थे ना आज़ादी के बाद 1950 में, और ज़मीन लेनी थी जमींदारों से, तब इस आर्टिकल नंबर 31 को हटा के 300A बना दिया गया था, याद है, आर्टिकल 300A, ठीक। और तुम्हारे पास आखिरी मगर सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल नंबर 32, ये आर्टिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस अकेले आर्टिकल को हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इस आर्टिकल को कहा था हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों कहा था? क्योंकि ये आर्टिकल है राइट अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। मतलब अगर आपके कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो आप किस प्रोसेस के थ्रू कोर्ट जाओगे, वो आर्टिकल नंबर 32 में बताया गया कि अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली जा सकते हो, हाई कोर्ट जा सकते हो, लेकिन आर्टिकल नंबर 32 में लिखा आप सुप्रीम कोर्ट जाओगे और वहां से रिट्स इश्यू करेगा सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अब हमें इनको सबको डीपली पढ़ना है। यहां पे तुम्हारे पास आर्टिकल नंबर 31 राइट टू प्रॉपर्टी वो हट गया, तो अगर मैं 31 वाला पार्ट हटा दूं, तुम्हारे पास आर्टिकल नंबर 12 से 35 में फंडामेंटल राइट में कौन सा नहीं आता? अब 31, ये हट गया, राइट अगेंस्ट प्रॉपर्टी। कब हटा था? 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978। दो ही अमेंडमेंट एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे पास, एक तो 42 और दूसरा 44। 44 में क्या हटा था? राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है। उससे पहले 9th शेड्यूल वाला केशवानंद भारती वाला केस याद है। अब बात करते हैं राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल नंबर 14। आर्टिकल नंबर 14 कहता है, सबसे पहले बात करता है राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी में बात करते हैं सबसे पहले आर्टिकल नंबर 14। आर्टिकल नंबर 14 सीधे सीधे बोलता है इक्वालिटी बिफोर लॉ। क्या बोलता है? इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। मतलब क्या? ये दोनों ही अलग अलग फिलॉसफी हैं। ये इंग्लिश फिलॉसफी है, अमेरिका इंग्लैंड से लिया हमने, यूके कह लो, और ये है अमेरिकन फिलॉसफी, ये यूएस से लिए, ठीक। इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब है कि कानून की नजरों में सब बराबर है। नो वन इज रिच, नो वन इज पुअर। अगर आपने कोई अपराध किया है, कोई फंडामेंटल राइट वायलेट किया है, तो आपको सजा होगी होगी, आप चाहे कोई भी क्यों ना हो, ठीक है। ये कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ।
इतना आसान नहीं है। इट सेज दैट स्टेट शैल नॉट डिनाई एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, द प्रोविजन ऑफ सिटीजन रिफर टू द वेदर सिटीजन और अ फॉरनर। ध्यान रखना, फंडामेंटल राइट्स ना दो तरह के हैं हमारे पास, एक वो जो सिर्फ सिटीजन्स के लिए हैं और एक वो सिटीजन्स और फॉरनर्स दोनों के लिए। ठीक है, तो ये कैसा फंडामेंटल राइट है जो सिटीजन को भी मिलता है और फॉरनर को भी मिलता है। इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कि कानून की नजरों में सब बराबर हैं, जो भी डिसीजन लिया जाएगा पूरी तरीके से निष्पक्ष होकर लिया जाएगा। इसलिए तो वो कानून वाली आंटी जो है उनकी आंखों में पट्टी बंधी हुई है, तराजू लेके जो खड़ी है ना। अच्छा, दूसरी बात रूल ऑफ लॉ। देखो इसको डाइसीज रूल ऑफ लॉ भी बोलते हैं। जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है यानी कि रूल ऑफ लॉ है, रूल ऑफ लॉ कि जो कुछ भी डिसाइड करेगा ना वो कोर्ट करेगा, लॉ डिसाइड करेगा। प्री मॉडर्न वर्ल्ड की अगर मैं बात करूं, पहले जमाने में जब तो ब्रिटिशर्स नहीं आए थे इंडिया में, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या था? रिलीजन। तो रिलीजन डिसाइड करता था और रिलीजन का रिप्रेजेंटेटिव कौन है? राजा। तो राजा डिसाइड करता था कि वेदर एनीथिंग इज क्राइम और नॉट, है ना। लेकिन रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या है? लॉ डिसाइड करेगा। इसे डाइसीज रूल ऑफ लॉ भी बोलते हैं, डाइसीज रूल ऑफ लॉ। डाइसी कौन है? डाइसी वो पर्सन है, वॉज अ इंग्लिश बैरिस्टर एक्चुअली, वो एडवोकेट थे इंग्लैंड के। तो उन्होंने बताया था, इनका नाम था एवी डाइसी, ब्रिटिश जूरिस्ट थे। इन्होंने रूल ऑफ लॉ दिया था। रूल ऑफ लॉ में एक कहा था कि दिस इज इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून की नजरों में सब बराबर होंगे। कैसे होंगे? नो वन इज एक्सेप्शन। रूल ऑफ लॉ हैज, इट इज एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मतलब तुम्हारे पास इस लॉ को कोई डिनाई नहीं कर सकता। सबसे ज्यादा पंगे इसलिए तो हुए थे, जो तुम्हें अगर याद हो तो 1773 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता बना था, है ना। जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता बना था और एलेक्जा इम्फे को उसका क्या बोलते हैं उसको, जज बनाया गया था, है ना। तो वो सारा किस्सा चला ही क्यों था? जरूरत क्या पड़ी थी? क्योंकि हिंदूज जो थे उनके लिए भी रिलीजन कॉन्स्टिट्यूशन था, है ना। तो राजा डिसाइड करता था। और मुस्लिम्स मतलब हिंदू जो थे वो पंडितों की बात मानते थे और मुस्लिम अपने मौलाना मौलवियों की बात मानते थे। दैट इज वाई बहुत मुश्किल था डिसीजन लेना, ठीक। और जो यूरोपियंस थे वो रूल ऑफ लॉ मानते थे, वो सिर्फ अपने लिए, बहुत ईमानदार थे नहीं वो, ठीक है। इसीलिए इन्होंने इंडियन कोर्ट्स और फॉरेन कोर्ट्स को अलग करा, ये बहाना देके, ठीक है। बाद में तुम पढ़ोगे इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी, उसमें ये बात बहुत अच्छे से डिफाइन होगी, ठीक। इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, इसके अंदर कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। उन एक्सेप्शंस को हम अलग से डील करेंगे, ठीक है। अच्छा, तुम्हारे पास पहली चीज है रूल ऑफ लॉ, दूसरी चीज है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। मान लो जैसे दो लोग हैं, पहला बहुत अमीर है, दूसरा बहुत गरीब है, और दोनों का झगड़ा हो गया, ठीक। जब दोनों का झगड़ा हो गया, दोनों गए कोर्ट में, ठीक। अब जब दोनों कोर्ट में गए तो हुआ क्या, जो पर्सन रिच है वो एक पैसा है ना उसके पास, तो वो एक अच्छे खासे वकील को क्या कर सकता है? खरीद नहीं सकता यार, हाँ, अच्छे खासे वकील को हायर कर सकता है, ठीक है जी। और जो गरीब है बेचारा, इसको रिप्रेजेंटेशन ही नहीं मिल रहा है, इसके पास इतना पैसा ही नहीं है ना। अब जिसके पास अच्छा खासा वकील है वो जीतेगा, है ना। तो ये तो कहीं ना कहीं एक्सप्लॉयटेशन हो गया ना, या फिर ये तो कहीं ना कहीं इक्वालिटी के खिलाफ चला गया ना मामला। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि हम इस पुअर आदमी को भी वकील देंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी। यानी कि किसी के लॉ, अगर किसी की इक्वालिटी अगर हैम्पर हो रही है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको इक्वल स्टेटस देगी। इसी वजह से बाद में नालसा बना, ठीक है जी।
गवर्नमेंट एडवोकेट देती है, जिसको आप बोलते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ठीक है, तो ये किसके अंडर मिला? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। कॉन्सेप्ट कैसा है? अमेरिकन कॉन्सेप्ट है।